नमस्कार साथियों मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं, मैं कहूँगा उत्तराखंड के ही नहीं, आज हमारे देश में और देश से बाहर भी जिनकी बहुत गाने सुने जाते हैं और उनके स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। आप मेरी बातों से समझ तो गए होंगे। तो आज हमारे मेहमान हैं अंकित कुमार जी, उनके बनाए हुए जो गाने हैं और जो डांस स्टेप्स हैं वो बहुत वायरल होते हैं और आप लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके बनाए हुए गाने जो हैं, गुलाबी शरारा आप सभी ने सुना है, रामदाई का होटला, पिंगली साड़ी, सांवरी सांवरी और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनका मैं यहाँ नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय तो बस इनका नाम लेने में ही लग जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये गाने जो आपके सामने बन के आते हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं, स्टेप्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनको बनने के जो पिछले इनकी कहानी होती है वो कैसे होती है, कैसे ये बनते हैं और कैसे एक कोरियोग्राफर की जिंदगी होती है, क्या क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। आज हम बात करेंगे अंकित कुमार जी से और देखेंगे कि उनकी जो लाइफ है उनके बारे में आज वो हमसे क्या क्या बातें करते हैं। आइए आज की बात अंकित कुमार जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने हमें समय दिया और मैं कहूँगा कि आप बहुत बिजी रहते हैं, काफ़ी शूटिंग्स चलती हैं और आप टूर करते रहते हैं, तो आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पहलाक प्रणाम, नमस्कार, जय देव जय उत्तराखंड। द पहाड़ टॉक्स की पूरी जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने चैनल के माध्यम से इतने लोगों तक पहाड़ की आवाज़ बन रहे हो, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। आप सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। अंकित जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि वैसे तो आज आपको कुमाऊं में नहीं बल्कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे मैं कहूँगा भारत में और भारत से बाहर भी आपको बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम हमारे पहाड़ के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे गानों के लिए आपने किया है। तो पहले, क्योंकि कई बार ना इंसान को उसके काम से जाना जाता है और ये बहुत गर्व की बात होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में, आपका बाल्यकाल कैसा रहा, बचपन कैसा रहा, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, आपका जो यहाँ तक आने का जो सफर था वो कैसा रहा, उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों के बीच में प्लीज बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले जो मैं जन्मभूमि मेरी है वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, खूबसूरत सा चौसाल। तो मैं अपने गांव में ही जो है मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जिसको बोलते हैं कि स्कूलिंग वगैरह, सब मेरी अपने गांव के स्कूल से, जीएससी गरखा स्कूल का नाम है, तो वहाँ से हुई है। और बचपन मतलब बहुत सामान्य रहा, जैसे गाँव में होती है नॉर्मल आम जिंदगी। और उतने संसाधन नहीं होते हैं, ना हमारे पास कोचिंग सेंटर होते हैं, ना हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं होती है, और ना हमारे पास इतने एडवांस चीज़ें होती हैं कि आज हम जैसे शहर का बच्चा जैसे ताइक्वांडो क्लासेस जा रहा है, डांस क्लासेस भी जा रहा है, और कंप्यूटर जा रहा है, तो गांव में इस चीज़ें नहीं होती। हम बस मेरा बचपन में जो था उसको क्रिकेट खेलना था शौक, तो मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा। और बट एक चीज़ थी कि जुनून था, पैशन था। समाज में हम जब जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ तो स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल वो ये था कि मतलब मेरे अंदर चीज़ों को थोड़ा सा ना डीपली समझने की और उस चीज़ को पैशनेट तरीके से करने का एक पहले से वो जज्बा बोलते हैं वो था। तो बचपन में नॉर्मल गाड़ गधेरों में जिंदगी बीती। मतलब गाड़ गधेरे कहने का मतलब कि ज्यादा कुछ होता नहीं था, क्रिकेट खेलना, नहीं होते, रिसोर्सेस नहीं होता, मैं ऐसे ही था। बट स्कूल जब मैं ड्राइंग करता था बचपन से, तो मैं बचपन में मैं ना जैसे जो हमारे भगवानों के चित्र होते, पोस्टर्स वगैरह होते हैं, उनको मैं उतार लिया करता था पूरा। तो ना मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार तू बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है, तू आगे जाके चित्रकार बनेगा या फिर बड़ा पेंटर बनेगा। तो मेरे अंदर ना पहले से ही वो चीज़ हो गई थी कि यार लोग मेरे को अप्रिशिएट करते थे ड्राइंग को लेके। तो आर्ट कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी, क्योंकि मेरे जो और मेरे फैमिली में है, बैकग्राउंड में, वो भी कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड है। तो मुझे तब समझ में नहीं आया, मैं ड्राइंग करता था। ड्राइंग में मैं मतलब स्कूल में भी काफ़ी तारीफ होती थी मेरी, टीचर लोग काफ़ी, मैं हाईलाइट हुआ करता था स्कूल में। जैसे स्कूल में भी एक फेमस पर्सन हुआ था क्योंकि बोलते हैं जब ड्राइंग करता था तो सब लोगों की नज़रों में था, अरे यार ये ड्राइंग बहुत अच्छा करता है। तो वो एक टैलेंट कहीं ना कहीं बचपन से था। और उसके बाद लोगों ने प्यार देना शुरू किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार और अच्छा करना चाहिए। तो इसी में बाद में फिर जो हमारे टीचर थे ड्राइंग के, उन्होंने बोला कि अल्मोड़ा जाओ, वहाँ कॉलेज है एसएसजी यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपको आगे की जो आपकी शिक्षा है वो आप वहाँ से लो, और एज अ टीचर आप इन फ्यूचर आप वर्क करोगे। तो मेरा भी था कि मेरे को टीचर बनना है ड्राइंग में। तो बचपन में बस वही अपना क्रिकेट विकेट खेला और स्पोर्ट्स में भाग लेता था मैं। और जहाँ भी कहीं कल्चरल प्रोग्राम होते थे, जब भी गाने बजते थे तो मेरे गूज बम्स आते थे। मतलब ललित मोहन जोशी, जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ आज भी, तो
उनके गाने बज जाते थे, मैं बहुत इंटरेस्ट, मतलब क्यों, मतलब मेरे अंदर ऐसी ऑब्जर्वेशन होती थी कि मैं गानों को, उन्हीं के गाने पसंद करता था, और मेरे को गाने बहुत पसंद थे, तो मैं गाना सुनता था और इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लगता था, मुझे अच्छा लगता था ये चीज़ें करना। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि तब हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं था, आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ पाया कि बचपन में वो चीज़ें मेरे अंदर आ नहीं पाई, लेकिन थी अंदर, बट वो चीज़ें बाद में आई। उसके बाद मैं पढ़ने अल्मोड़ा आया, और अल्मोड़ा में आने के बाद मैंने यहाँ पे ताइक्वांडो ज्वाइन करा। ताइक्वांडो मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था, बट यहाँ आके फिर खेलना शुरू किया, और यहाँ मैंने कॉलेज वही ड्राइंग से अपना BE डाला, और ड्राइंग भी करता रहा, और साथ में मैं मार्शल आर्ट करता रहा। मैं 2 से 3 साल के अंदर मैं लगभग एज अ कोच रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे, तो मैं एज अ कोच वर्क करने लग गया था ताइक्वांडो, और मैंने 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर ब्लैक बेल्ट कर ली थी, और कोचिंग देना शुरू कर दिया था। क्योंकि फिर ऐसा था कि सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी कि आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि घर से उतना थी नहीं कि मैं वो पढ़ा पाए मुझे, तो मैंने खुद से कोचिंग्स वगैरह करवाना शुरू करा, और अब खुद की पढ़ाई मैंने फिर पूरी यहाँ पे SSG कंपनी से शुरू करी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गांव की जो लाइफ थी उस टाइम सिर्फ सपने थे, उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे कोई भी, जिस फील्ड पे मैं आज हूँ उस फील्ड में हम सोचो गांव में, तो मतलब ये सोचो कि कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ सपने देख सकते हो, आपका सिर्फ मजाक उड़ाया जा सकता है। बिल्कुल। अंकित भाई, मैं कहूँगा, अंकित जी, मैं कहूँगा कि आपने इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र, मैं कहूँगा पिथौरागढ़ का भी बहुत सुदूरवर्ती हमारा क्षेत्र है, वहाँ आप रहे, और वहाँ ऐसे सपने देखना ही बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि हमारे पहाड़ में आपने देखा है कि हमारे पहाड़ में 2-3 ही ऐसी नौकरियां हैं जिनके सपने हमारा युवा देखता है। या तो उसे फौज में भर्ती होना होता है, या उसे होटल में शेफ बनना होता है ना, या वो टैक्सी चलाता है, विदेश जाना है, या विदेश जाना है ना। ये 2-4 ही हमारे पास ऑप्शन है। ये तो शायद ये इसलिए भी है क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं गांव तक, शहरों में तो मैं कहूंगा कि रिसोर्सेज हैं, बच्चे सीख रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे डांस सीख रहे हैं, टाइकांडो क्लासेस जा रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, और जैसा उनको करना है या जो उनकी हॉबीज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन गाँव में बैठकर आज से इतने समय पहले या आज भी बच्चों के लिए ऐसे सपने देखना और फिर उनको पूरा करना, ये अपने आप में मैं कहूंगा कि काबिले तारीफ है, और आपने करके दिखाया है आप लोगों के लिए, और आप गांव में बैठे हुए हर उस युवा के लिए आज मैं कहूंगा कि मोटिवेशनल फिगर हैं, जिन्होंने लोगों को सपना देखना और उसको पूरा कैसे किया जाता है ये करके दिखाया। तो मैं कहूंगा कि आपने अपने जो आपके यूथ आपको देखता है उनके लिए बहुत अच्छा आपने एक मैसेज आपने यहाँ पे इसी में सॉरी 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब मैं जब गांव से निकल के इधर आया, तो उस टाइम ना मेरे जैसे पापा भी बोलते थे, यार बेटा जिस लाइन में तो है ना उसमें वहाँ बहुत पैसा चाहिए लगाने के लिए, बैकअप, क्योंकि होता है कि जहाँ जान पहचान हो, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, आपको इस लाइन में आने के लिए बहुत चीज़ होती है। तो वो बोलते थे कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, तू जिस लाइन में जा रहा है इस लाइन में, क्योंकि तब तक देखो, तब तक सिर्फ सपने होते थे ना, किसी ने मतलब ये चीज़ कभी सोची नहीं कि यार हम देखो ये ट्रेंड चेंज करना, ये कहीं ना कहीं एक इतना आसान नहीं होता है ये, इसके लिए आपको बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बहुत फेल आप होगे लाइफ में, बहुत चीज़ें होंगी, तो ये इतना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो टाइम बहुत टफ टाइम रहा। मतलब जब आप पढ़ने आते हो तो आपको समाज के ताने मिलते, यार आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ अच्छा आप रील बना रहे हो, आप नाच रहे हो, अच्छा ये नाच रहे, तो उनकी मेंटेलिटी क्या हो जाती है ना कि मतलब वो उसको सिर्फ एक टाइम पास का जरिया देखते हैं, वो सोचते हैं कि यार चल रहा है इसका टाइम पास, लेकिन चीज़ें नहीं होती ना, हमारे अंदर क्या वो आ गए उस चीज़ को लेके क्या है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक बहुत टफ टाइम था वो वाला, जो स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था, इस बहुत टफ रहा था। अंकित जी, मैं आपसे एक बात साझा करूंगा। कई बार अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, आपने कहा कि कई बार लोग, मतलब अभी कुछ साल पहले तक आप अगर अपने गांव जाओ, अपने रिश्तेदारों से, अपने किसी बड़े बुजुर्ग से मिलो, वो कहता था कि करते क्या हो, आपने कहा मैं डांस करता हूँ, जैसे मैं कहता था मैं फोटोग्राफी करता हूँ, कहता वो तो सब ठीक है, लेकिन रियल में वो काम क्या करते हो, काम बताओ। तो लोग इसको हॉबी समझते हैं, और मैं आज बहुत खुश हूँ आपके सामने बैठकर कि हम दोनों लोग आज एक दूसरे के सामने, हमारी जो हॉबी थी हम आज उसे ही फॉलो कर रहे हैं, और हमारी हॉबीज को हमने अपना पैशन बनाया, और आज हम लोग प्रोफेशनली अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करी, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में हमें बताया। अंकित जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ट्रेंड बदलना बहुत मुश्किल है, और वाकई में मैं मानूंगा कि हमारे पहाड़ी गानों में जो विजुअल्स थे उनका बहुत ज्यादा
महत्वता नहीं थी, है ना, बहुत साल पहले तक, कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑडियो से ही मतलब क्योंकि कैसेट्स का जमाना था, हम ललित मोहन जोशी जी हैं या इन लोगों को जानते थे क्योंकि कैसेट से इनके गाने सुनते थे। और अभी कुछ समय में विजुअल्स का एकदम से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और जहां विजुअल्स आते हैं वहां पर फिर कैमरा इन्वॉल्व होता है, वहां फिर डांसर जिसे हम कोरियोग्राफर कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है, वहां पर फिर डांस ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां फिर एक मॉडल आपको मेल चाहिए, एक फीमेल मॉडल आपको चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पहला गाना कैसे मिला, क्या उसका प्रोसेस रहा, आपने क्या क्या उसके लिए करा, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, इसको इससे पहले मैं हल्का ही आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे एक दौर होता है ना, हर चीज का दौर आता है। तो देखो सबसे पहले क्या, पहले से क्या सिंगर्स का दौर आया, सब मतलब आप गाने में क्या होता है कि लोग जब गाना आता था तो सिर्फ सिंगर का नाम ही सबसे ज्यादा आता था। तो एक चीज को जब तक आप किसी चीज में आप मास्टर नहीं बनो, किसी चीज में आप एक इंस्पिरेशन नहीं बन जाओगे ना, तब तक मतलब किसी चीज को आप पूरा ट्रेंड ही नहीं चेंज कर दोगे उस फील्ड को, तब तक कोई जैसे बोलते हैं ना कि मुझे ज्यादातर लोग पहले क्या बोलते हैं बॉलीवुड में मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि एक्टर लोग दिखते थे, एक्टर लोग दिखते थे। कोई ये नहीं बोलता कि मैं वहाँ बॉलीवुड में जाके राइटिंग करूंगा या मैं बॉलीवुड में जाके बैक मतलब कुछ कोरियोग्राफर करूंगा, हाँ मतलब ऐसा करूंगा, क्योंकि वो चीज दिखती नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज अगर जब ट्रेंड चेंज हुआ है तो आज अब 10 कोरियोग्राफर और पीछे से आएंगे, क्योंकि उस चीज को बदलने में एक दौर लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आज चेंज हुई है, तो लोग अब एज अ कोरियोग्राफर भी आएंगे, लोग क्योंकि आपको एक मिसाल देनी पड़ेगी ना, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने से लड़ना पड़ेगा, आपको हर चीज में लड़ना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके पीछे 10 लोग इंस्पायर होंगे अब उस चीज को करने के लिए। रही बात आपका क्वेश्चन था कि ये पहला गाना कब मिला, तो पहला गाना मुझे मिला मैं कॉलेज कर रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम मैं फैन था रोबो विक्रम सिंह, और आज भी हूँ। बबल आर्टिस्ट है वो, आई थिंक आप जानते होंगे। तो वो उत्तरायणी कौतिक में आए थे बागेश्वर में। तो उन्होंने ना बिल्कुल, उनका एक बहुत फेमस है ओ साहिबा जिया मेरो लगी, काफी वायरल, तो एक हाँ, तो उन्होंने वो गीत करा, मैं पागल हो गया एकदम बैक स्टेज में। कहा यार पहाड़ी गानों में कोई लाइक रोबोट ही कर रहा है ऐसा, मतलब मैंने कहा और बड़ा कूल लग रहा है। मैंने कहा यार मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट, तो उस टाइम मैंने फिर मन बना लिया यार। और मैं तब मेरा लाइफ का पहला शो था जिसमें हम बैकग्राउंड डांसर करने गया था वहाँ, पप्पू कार्की जी का शो था। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी शो उनका वही था, मतलब उनके साथ में मैंने परफॉर्म किया। और वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये लगा, मतलब एक बोलते हैं ना जिसको दिल पे लगना, जब हम वहाँ परफॉर्म करने गए तो ना मेरी मूंछ है दाढ़ी सब वो करवा दी गई वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने बोला कि मंच में जा रहे हो तो आप पूरा चिकने बन के जाओ, ऐसे दाढ़ी आड़ी में अच्छा नहीं लगता। जब तो मेरी दाढ़ी भी कहाँ थी, खाली हल्की हुई, वो भी मूंछ मेरे को काट के बड़ा बेकार लगता है, तो वो कटवा दिए। मेरे को बड़ा गंदा सा लगा मतलब। और कुर्ता पहना, अब ठीक है कुर्ता नॉट बैड, बट एकदम ऐसा फैला बना दिया ऐसे जैसे वो राजपाल यादव उसका पहन लेता है ना जब इतना ऊपर चाहिए, वो बड़ा गंदा लगा। मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा अपने हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा साला मेरे मुंह से एक ही चीज है, सारा सिस्टम ही चेंज कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक मेरे अंदर एक चीज आई कि यार अब ना खुद का स्टाइल बनाना है। मैंने कहा पहाड़, अब मैं यहाँ पे खुद का स्टाइल बनाऊंगा। और मैंने इंस्पिरेशन तो मुझे मिल चुकी थी, रोबो विक्रम सिंह ने वहाँ पे परफॉर्म करा कुछ अलग स्टाइल में। तो मैंने कहा रोबोता जब ये अलग कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा कुछ अलग करूंगा और इसको मैं प्रेजेंट करूंगा फिर आने वाले, क्योंकि जब वो स्टेज में गया ना पूरी पब्लिक एकदम जैसे रुक सी गई, हाँ पब्लिक एकदम साउट आउट हो रहा है एकदम। तो मैंने कहा यार ये बड़ा सही है, मतलब मैंने कहा यार ये होता है साला फेमस, तो मुझे भी फेमस बनना है, मुझे भी अच्छा काम करना है। कहीं ना कहीं ये था कि बस अच्छा काम करना है, कुछ हटके करना है मुझे। तो वहाँ पे एक इंस्पिरेशन मिल गई। तो उसके बाद एक कॉन्टेस्ट हुआ सोशल मीडिया में, एक हमारे हेम बोरा जी हैं जिनका मैंने पहला गाना करा। एक गाना बताऊंगा आप समझ जाओगे कौन है। तो हेम बोरा जी का उन्होंने एक कॉन्टेस्ट चलाया था कि जो मेरे गाने में सबसे अच्छी रील बनाएगा उसको मैं लाइव आएंगे हम फेसबुक में बात, जिनसे हम रोबो विक्रम सिंह से लाइव बात कराएंगे, मतलब लाइव आपसे लाइव चैट। तो मैंने कहा ये तो मैं तो फैन हूँ भाई उस बंदे का, मेरे को तो करना है। तो मैं ऐसे ही मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, मैंने डांस कर लिया। जो गाना था, गाना याद नहीं है मुझे, बट वो गाने में मैंने परफॉर्म किया और मैंने डाल दिया फेसबुक में, और वायरल भी हो गई वो मेरी फर्स्ट वायरल वीडियो थी फेसबुक में, वो लाखों में चली गई। और लोग कहने लगे यार ये कुछ अलग कर रहा है बंदा, भले उसका माड़ा तिरछा करा लेकिन जो भी था कुछ हटके उस समय था, के लिए बढ़िया था, उस समय के लिए ठीक था। तो लोगों ने काफी प्यार दिखाया मुझे, कहा कि यार ये। और जब फाइनल दिन आई तो उस दिन जो सेकंड नंबर पे थी एक लड़की थी, उसने फेक लाइक करवा दी अपने, मैं जीत रहा था और उसने लास्ट के 2 मिनट में पूरा पलट दिया पाटा। उसने कम से कम 300-500 वोट 500 लाइक फेक करवा दिया उसने और वो विनर हो गई।
और सबको पता था कि फेक कर रही है और विनर ये नहीं है, क्योंकि उसकी नॉर्मल लिपसिंग ऐसे पिछोड़ा पहन के लिपसिंग थी और मेरा पूरा प्रॉपर डांस था, अलग चीज थी। तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, और लोगों ने जब लाइव में आई तो उसको गाली गलौज करना शुरू कर दी कि तू कैसे जीत गई है, वो है वो अंकित को लाइव में लाओ। तो लोगों ने प्यार दिखाया और मेरे को फिर मैंने एक इमोशनल सा मैसेज भेजा। मैंने कहा यार ये कॉन्टेस्ट तो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मुझे बहुत मन था रोबोटम सिंह से बात करना, बट थैंक यू सो मच। एक इमोशनल कमेंट गलत, लेकिन उसने देख लिया, रोबोदा ने देख लिया, उन्होंने कहा भाई इसको लो लाइव में अभी तुरंत। तो मैं लाइव में जुड़ा लाइव में, नहीं मैं शायद नहीं जुड़ पाया, मैं कहीं बिजी था, ऐसा कुछ था, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था कि मैं कर नहीं पाया। तो उसके बाद रोबोदा ने फिर मेरी प्रोफाइल वगैरह देखी होगी, बंदा है कौन, तो उनका डायरेक्टली मुझे मैसेज आता है कि हाय बड़ी, मैं रोबो, और मैंने देखा भाई तेरा पूरा मार्शल आर्ट देखा, सब कुछ देखा होगा ना, चलो तो यार बड़ा अच्छा करता है। क्योंकि मेरे लिए फिर पहला एक वो था कि यार भाई कोई बंदा जो टीवी शो में विनर रहा है वो मेरी तारीफ कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन था वो। मैंने कहा क्या बात है। तो उसके बाद मैंने जब उन्होंने कहा कि अंकित देख अब मैं तेरे को भाई पहला गाना दूंगा, तो मेरा पहला गाना दिया हेमबोरा जी ने। हेमबोरा जी है, मैं बताता हूँ, एक गाना सुना होगा आपने, देवों की ये भूमि ऐसी, तो उन्हीं का गाना है वो। और मेरा जो पहला गाना था लाइफ का, जिसको मैं एक म्यूजिक एल्बम बोलूंगा, अपनों बनू लो दिल में बैठू लो, ब्योली बना बेत के एक दिल लीजू लो, एक गाना था ये। उस टाइम पे 3 लाख गया थे उस टाइम पे। अच्छा। 2017-18 की बात होगी, 16 की। तो उस टाइम पे ये लोगों ने काफी उस गाने को पसंद किया। तो पहला जो मेरा डेब्यू हुआ एज अ आर्टिस्ट, मतलब उस गाने से हुआ, और उस गाने में काफी थोड़ा सा ट्रोलिंग हुई थी कि लुक को लेके। मेरे लुक मतलब मैंने बाल बहुत लंबे किए हुए थे, और मेरे को तब सेंस भी नहीं था, क्योंकि पहाड़ी गाना कर रहा हूँ, तो मैं ड्रेसअप भी बहुत फटी जीन्स वगैरह रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उससे सीखने को मिला मुझे कि यार भाई काम करना है तो फिर हमें पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, हर चीज जाननी चाहिए हमें, हर चीज का तरीका। तो सीखने को मिला मुझे उस गाने से। देन उसके बाद तो फिर मैंने एज एन आर्टिस्ट करा, एज एन आर्टिस्ट करा, और खुद ही कोरियोग्राफ भी करा और खुद ही गाना करा, क्योंकि थोड़ा लो बजट में गाना था तो करा। और ऐसा भी नहीं कि लो बजट, मेरे को तो उस टाइम अच्छा ही लग रहा था, तो पेमेंट मुझे मिला, अच्छा वाला। और हेमबोरा जी ने उनको मैं बहुत मिस भी करता हूँ, आज उनसे बात नहीं हो पाती है, फॉरेन में भी रहते हैं वो, शायद बिजी भी रहते होंगे। तो उन्होंने एक चीज बोला था, मैंने बोला अंकित बेटा एक दिन ऐसा आएगा तो छा जाएगा, मतलब उन्होंने फर्स्ट गाने में बोला मेरे को। और उसके बाद कभी मौका नहीं मिला फिर हम काम कर पाए साथ में, और पता नहीं क्या रीजन रहा उनका खुद का, शायद उन्होंने कुछ कम कर दिया काम करना। तो लेकिन वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहा वो टाइम। तो ये एक मेरा जो पहला गाने का था, ये रहा। अंकित जी आपने पूरा मतलब मैं कहूँगा अच्छे से हमें बताया कि कैसे आपको पहला गाना मिला और कितनी मैंने जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बहुत आसान लगता है जब कोई गाना बन के आता है, लेकिन उस गाने को बनाने के लिए कितनी लोग मेहनत करते हैं और कितनी वो 3 मिनट 4 मिनट का गाना जो लोगों को बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत सारे लोगों का सपना लगता है, बहुत लोग देखते हैं। तो मैं अपने सवालों को आगे ले जाऊं। अंकित जी आपने ना बहुत सारे गाने दिए, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, जैसे गुलाबी शरारा है, पिंगली साड़ी अभी आपका हाल ही में बहुत अच्छा गाना चला, सांवरी सांवरी आपका बहुत अच्छा गाना चला, रामदाई का होटला उसका तो हुक स्टेप बहुत अच्छा है, गुलाबी शरारा का हुक स्टेप बहुत वायरल हुआ, और ऐसे बहुत सारे गाने। तो इन गानों को सब पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत कुछ ही गाने हमारे कुमाऊं के, मैं कहूंगा स्पेसिफिकली बहुत कुछ ही गाने हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के या कुमाऊं के हैं, जैसे बेडू पाको है, तो मैं कहूंगा कि हमारा राज्य गीत जैसा ही है ना, हाँ। और इंटरनेशनली सबको ही पता है। ऐसे ही गुलाबी शरारा ने उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर और हमारे देश से भी बाहर, विदेशों से बहुत सारे लोगों ने उस पर रील्स बनाई और वो रहा। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड कैसे सेट होते हैं और कैसे बदले जाते हैं, और कैसे आप ट्रेंड को समझते हो, और ट्रेंड जो अभी जो जिसे आजकल कहते हैं कि ट्रेंडिंग ये है, तो इन ट्रेंड्स को बनाना, क्योंकि आपने बनाए हैं, आपने फॉलो नहीं करे, आपने बनाए हैं ट्रेंड, तो इसको समझने और करने की क्या प्रोसेस होती है? प्रोसेस ये है, देखो जब ट्रेंड बनता है तो उसमें किसी एक पर्सन का हाथ नहीं होता है, उसमें म्यूजिक अच्छा होता है, उसमें लिरिक्स अच्छे होते हैं, उसमें सॉन्ग अच्छा होता है, उसमें कोरियोग्राफी अच्छी होती है, उसमें सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद वो ट्रेंड में आता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसको प्रेजेंट अगर उसको जैसे आपने बोला विजुअली, अगर मैं उसको कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे क्रिएटिव तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ,
जैसे अगर मैं एज अ कोरियोग्राफर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं हुक स्टेप कर रहा हूँ, म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है, अब लास्ट में मेरी जो मेरा भूमिका रहती है उसके बाद मेरी रहती है कि अब मैं उसको कैसे प्रेजेंट करूं। तो मैं उस पर पूरा निचोड़ करके, मैं पूरा उस पर काम करके, मैं उसको, क्योंकि वो आंखों से दिख रहा है लोगों को, वो पसंद आने के लिए लोगों तक वो कनेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो उस पर उनको वाइब, चाहे वो नॉन डांसर क्यों ना हो, लेकिन उसको वाइब आनी चाहिए कि हाँ यार ये मैं भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक फिर लास्ट काम मेरा बचता है जिसमें मेरे को वो चीज़ को प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं गुलाबी शरारा। गुलाबी शरारा में हुक स्टेप जो है वो सबसे बड़ी बात, रेमो सर आप जानते हो, रेमो डिसूजा, उन्होंने हुक स्टेप करे, माधुरी दीक्षित ने करा, शिल्पा शेट्टी ने करा। सोचो वो लोग बॉलीवुड का भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो अपने गाने फॉलो करेंगे, वो किसी और का गाना क्यों प्रमोट करेंगे, या फिर नहीं करते। मतलब नॉर्मली प्रोफेशनली आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं कि जो फिर ट्रेंड पे चलते हैं, नहीं करते हैं, या फिर जो बहुत तगड़े लेवल पे ट्रेंड है तो वही करते हैं। उन्होंने वीडियो बनाई तो यार मेरे लिए तो एक ऐसा था कि यार मतलब हमारे पहाड़ के स्टेप या फिर हमारे पहाड़ के गाने और जो फिर मेरे स्टेप थे वो जो इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं और इतने अच्छे जो दुनिया में, मतलब और सबसे बड़ी बात दुनिया में ये फॉरेन के जो क्रिएटर थे जिनके मतलब 20-20, 30-30, 40-40 मिलियन फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, वो तक रील बना रहे हैं, और जो दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड बनने के पीछे कहीं ना कहीं मैं क्रेडिट सभी को दूंगा, म्यूजिक को भी दूंगा, लिरिक्स को भी दूंगा, और लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब बात आती है उसको लास्ट में प्रेजेंट करने की, तो वो भी वो मायने रखती है। फिर वो कहीं ना कहीं उस पर काम होना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो ट्रेंड में आ पाते हैं, बहुत कम। मतलब अगर आप 10 गाने मार्केट में दे रहे हो तो नहीं, आप 20 गाने मार्केट में दे रहे हो तो 2 गाने मुश्किल से ट्रेंड में आते हैं, बिल्कुल 1 या 2 गाने ट्रेंड में आते हैं। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत डीप काम करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, और सभी कुछ जरूरी है इसमें। अंकित जी, मैंने ये जो सवाल पूछा था, अब मैं इसका पूरक सवाल अगर पूछूं, क्योंकि आपने गुलाबी शरारा दिया और आपको मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा फेम मिला, और जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिएटर्स हो, आपको बहुत अच्छा अटेंशन मिला, लोगों ने आपके काम को बहुत सराहा। लेकिन ऐसा होता है, ये सभी जगह होता है, हर फील्ड में काम करने वाले के साथ होता है कि जब आप एक बार एक मैं कहूंगा कि बेंचमार्क सेट कर देते हो, फिर आपसे उम्मीदें उससे बेहतर की जाती है ना। और जैसा आप काम करते हो क्रिएटिव काम है ना, इसमें क्या होता है कि वो काम आपने बहुत अच्छा किया था, वो सबने बहुत अच्छा किया था, तो वो पसंद आ गया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद भी, सफलता मिलने के बाद भी या एक बेंचमार्क सेट होने के बाद भी हम कोई चीज बनाते हैं और वो दर्शकों तक उस हिसाब से नहीं पहुंच पाती, या उतना मुकाम नहीं बना पाती जितना हमारा पिछला गाना मैं कहूंगा या कोई भी चीज जो हमने किया था। तो गुलाबी शरारा गाने के बाद आपसे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, मतलब लोग सोच रहे थे कि अब अगला गाना जो भी होगा या आगे को जो भी चीजें बनेंगी वो बिल्कुल ऐसे ही होंगी। तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए? देखो, पॉजिटिव साइड तो सबने देखा, आपको फेम मिला, अटेंशन मिला, लोगों ने वो किया, चैलेंजेस क्या क्या आपको लगते हैं कि क्या क्या है? देखो, गुलाबी शरारा के बाद सही बात है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गई थी, और अभी भी है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद मेरे लिए चैलेंज हो गया था, कहीं एक पल के लिए मैं थोड़ा खामोश हो गया था कि यार ये हो तो गया, अब इसके बाद अब क्या। तो जब मेरे पास उसके बाद सांवरी सांवरी गाना आया, मतलब मैंने बस उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कॉन्फिडेंस नहीं रखा कि और नहीं मैं ये भी हिट कर दूंगा वो भी हिट कर दूंगा, बस मैंने फिर भी दिल से काम करना जारी रखा और सांवरी करा, वो भी हिट गया। उसके बाद फिर हमारा बैक टू बैक मेरा सैया जी आया, कुर्ती तेरी लाल आया, सिलामी आया रिसेंटली अभी। तो जब मेरे को, और पिंगली साड़ी रामदाई का ऑर्डर, जब मेरे को लगा कि यार मेरे हुक स्टेप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैंने अपने इसी चीज़ में कोशिश करी कि मैं इस पे अब मैं पूरा फोकस आप मैं इसमें रखूंगा, क्योंकि जो मेरा काम है भी एज अ कोरियोग्राफर, मैंने कहा वो मैं एज अ कोरियोग्राफर मैं उसको दिल से करूंगा। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि कई लोग कह रहे थे कि भाई इसकी किस्मत अच्छी थी, एक गाना चल गया, लेकिन जब बैक टू बैक सारे गाने लगभग थे, उस लेवल पे तो नहीं गए, लेकिन ये था कि जो पहाड़ी ट्रेंड था उससे ऊपर ट्रेंड, जो हमारा भी ट्रेंड बना है उत्तराखंड में, वो ट्रेंड बना रहा, वो ट्रेंड टूटा नहीं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गाना आ गया और ट्रेंड करा और पता नहीं चला गायब हो गया, ऐसा नहीं रहा। उसके बाद बैक टू बैक लगभग हिट आए, सुपर हिट भी आए, और फिर और आज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यार पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि अब क्या नया दोगे। तो आज भी मैं उस चीज़ पे बहुत काम करता हूँ, कई रातें मैं सोता नहीं हूँ आज भी। जब जैसे अगर कल शूट है मेरा, तो आज रात को मेरे को नींद नहीं आती है, नींद आती ही नहीं है मुझे,
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कितना निचोड़ इस गाने में डाल सकता हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे सोने नहीं देती है। तो बस यही है, अभी भी देखो मेहनत जारी है और पब्लिक का प्यार मैं चाहूँगा हमेशा मिलेगा ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। और देखो चैलेंजेस तो हैं, लाइफ चैलेंजेस तो पूरा अभी देखो लाइफ ही पूरी चले। लाइफ नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम कोई भी काम जब करते हैं तो अगर चैलेंजेस ना आए तो फिर मजा नहीं काम को करने में मजा मजा क्या नहीं। है, मजा है। तो ये चीज जरूरी नहीं, भी जब है। तक चैलेंजेस है तभी तक लाइफ है ना? अंकित जी, मैं आपसे अगला सवाल जो पूछूंगा वो ये है कि कुमाऊं में या उत्तराखंड के जो गाने होते हैं, हम्म हमारे दर्शकों के लिए भी आप ये बताइए और मेरे को भी बताइए कि ये जो हिट है, हम्म कब कौन सा गाना हिट हो गया, हम्म इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या क्या डेफिनेशन होती है कि ये गाना हिट है या ये नहीं है? क्योंकि मैं अगर आपसे खुल के अगर बात करूं, ये है कि जब भी आप किसी आर्टिस्ट के साथ बैठो तो वो अपने गाने को हिट ही बताता है ना? तो क्या पैरामीटर है, मतलब आप क्या समझते हो कि आपका गाना किस बेंचमार्क पे जाके आपको लगता है कि अब ये हिट है? इस पे क्या? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने गाने भी मेरे हिट गए, मतलब सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ खुद से। मैं एज ए पब्लिक सुनता हूँ, मैं एज ए कोरियोग्राफर नहीं सुनता हूँ। पहले मैं गाना सुनता हूँ, मैं उस वक्त उस गाने पे कुछ काम नहीं कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ। मैं एक पब्लिक हूँ, मैं एज ए पब्लिक रिव्यू, मतलब उस पर मतलब मैं मेरे को कितना कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहले गाना सुनता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ दो, एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार, अगर मुझे एक बार में वाइब नहीं आई, दो बार में भी नहीं आ रही, तीन बार में भी नहीं आ रही है, और मैंने 10 बार सुन लिया तब भी वाइब नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाएगी पब्लिक को। अब हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो चीज समझ हाँ, एक में आ आपका जाती है। अपना और ओपिनियन है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि एक बार सुनता हूँ, मैंने वाइब नहीं आती, दो बार सुनता हूँ नहीं आती, तीन बार आता हूँ लेकिन वाइब आ जाती है, तो उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी मेरी बढ़ जाती है कि हाँ ये हिट हो सकता है। तो मुझे तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब समझ में आ जाता है कि गाना, मैं परसेंटेज दे सकता हूँ कि इतना परसेंट ये हिट जा सकता है, मतलब इससे हमें उम्मीदें हैं। तो मेन चीज है कि जो गाने बनते हैं वो आपसे कनेक्ट होने चाहिए, मेरे से कनेक्ट होने चाहिए, पब्लिक से कनेक्ट होने चाहिए। दूसरा, म्यूजिक आपको सुनने में अच्छा लगना चाहिए। तीसरा, आपके लिरिक्स आपसे लिरिक्स जो है कैची से होनी चाहिए, मतलब कुछ कूल लगने चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हमारे क्रिएटिव कुछ लिरिक्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, मतलब गाने को हिट कराने में जो गाने में प्रोसेस रहती है, ये इतनी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो गाना जब बन के ऑडियो हमारे पास आता है तो समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑडियो। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि जिस गाने से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वो गाना अच्छे लेवल पर भी चला जाता है। तो जैसे ये तो आपने बताया कि गाना बनाने के दौरान कैसे आप किसी को हिट या वो गाना जब बन जाता है, रिलीज हो जाता है, तो फिर आप क्या नंबर, मतलब क्या व्यूज के हिसाब से आप देखते हो, या मतलब क्या पैरामीटर रहता है कि अब ये गाना हिट है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रील सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, रील। तो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा रील बन रहे हैं जिस गाने में, और देखो यूट्यूब तो मेन है, क्योंकि अब यूट्यूब में व्यू, अगर आप रील 1 लाख बन गई, यूट्यूब में आपके 2 लाख व्यूज़ हैं, तो फिर वो भी तो है ना। मेन तो पब्लिक यूट्यूब की है आपकी, यूट्यूब में आपको पसंद आना चाहिए गाना। तो यूट्यूब पे व्यूज अच्छा आना चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। और जैसे अगर मैं उस गाने का जिक्र आपसे करूँ तो आपको वो गाना, अरे मतलब आपको वो गाना सुना होना चाहिए और आप अपना रिव्यू दोगे कि हाँ यार ये गाना बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक रिव्यू बहुत ज़रूरी है, और वो किस टॉपिक पे बना है। और मेन चीज़ है गाना, मतलब ट्रेंड तो आजकल देखो जरूरी है, ट्रेंड आएगा तभी तो गाना फेमस होगा। सही बात। लेकिन लोगों को पसंद आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है लोगों को पसंद आना चाहिए। मतलब ये हम, मतलब इस बात को समराइज कर सकते हैं कि यूट्यूब पे अच्छे व्यूज होने चाहिए, हाँ, और पब्लिक को पसंद आना चाहिए, पब्लिक को, हाँ वही पब्लिक से व्यूज कनेक्ट व्यूज होनी मतलब, चाहिए। हाँ, और हाँ। रील्स शॉर्ट्स अच्छे बनने चाहिए। तो ये इसका रेशियो है कि हाँ, आपका देखो गाना, आधुनिक अभी आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो देखो यही चीज़ें देखी जाती है कि आप कितने रील बने, कितना यूट्यूब में कितने व्यूज़ हैं, और लोग उसको कितना सुन रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं उस गाने को लेके। जिस रामदाई का होटल है उसको बहुत प्यार मिला, चाहे अगर मैं उसका स्टेप भी हटा दूं, लेकिन गाने की भी वाइब अच्छी है। नहीं बहुत अच्छा। अब आदमी डीजे में डांस करेगा उसमें, मतलब आप नॉर्मल पार्टी में बैठो सुनोगे, आप नाचने लग जाओगे। तो सांवरी सांवरी ऐसे ही है। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा अपना, क्योंकि एज एन ऑडियंस अगर मैं बताऊं पहाड़ी गानों को लेकर, क्योंकि मैं कुमाऊनी गाने बहुत सुनता हूँ, मैं अगर कुमाऊनी ना कह के मैं
ओवरऑल अगर कुमाऊनी उत्तराखंडी गढ़वाली, songs। हाँ मैं लगभग सारे सुनता हूँ, हाँ। मतलब सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे बहुत पसंदीदा कुछ जैसे ललित गित्यार जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके लिखे हुए या उनके गाए हुए गाने मेरे को उनकी लगभग, आवाज बहुत अच्छी लगती हाँ, है। और मुझे उनके लिखे हुए गाने बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ। वो लिखते बहुत अच्छा है, उनके गाने हैं। या हमारे ललित मोहन जोशी जी हैं, उनके गाने तो बहुत अच्छे हैं। हमारे तोमक्याल जी बहुत अच्छे गाने गाते हैं। अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ से, तो हमारे नरेन टोलिया जी जो भी गाने बनाते हैं लगभग उनके बहुत अच्छे गाने बनते हैं। मैं आपसे एक अभी हाल ही में गाना आया था, वो आया था पंचाचूली देश करके। वो गाना मतलब बहुत समय बाद मैंने कुछ गाने ऐसे देखे जिनका ऑडियो और वीडियो दोनों पर। हाँ, मतलब ये चूज करना कि कौन ये ऑडियो ज्यादा अच्छा है या ये वीडियो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो सिर्फ अच्छा इस है। ऑडियो के लिए बना है और हाँ। ये ऑडियो सिर्फ इस वीडियो के लिए बना है। मतलब इससे बेहतर अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये सही बात, चीज उसमें थी। अंकित जी, मैं आपसे इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत समय तक हमारे कुमाऊनी गानों का अगर हम जिक्र करें, कुमाऊनी गढ़वाली गानों का जिक्र करें, तो हमारी ऑडियो ने, जैसा आपने कहा कि सिंगर्स ने डोमिनेट किया है इस इंडस्ट्री को बहुत समय तक। पिछले 4-5 सालों से जब से यूट्यूब आया है, जब से घर घर में यूट्यूब पहुंचा, फोन पहुंचे, तो लोगों ने अब विजुअल्स देखना शुरू करे, वीडियो फॉर्मेट में गाने सुनने शुरू करें। अब आपकी गाड़ी में आपका वो स्क्रीन आ गई है, आपके घर में यूट्यूब आपके टीवी तक पहुंच गया, आपके हाथों में पहुंच गया, तो अब लोग विजुअल्स देखते हैं। कहीं ना कहीं आज अगर मैं उदाहरण दूं, पंजाबी गाने जो बनते हैं उसमें आप देखो ऑडियो और वीडियो का बराबर कॉम्बिनेशन, और उनका क्या है कि जितना अच्छा ऑडियो ही है उससे बहुत अच्छा फिर वीडियो पे काम होता है। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जैसे लोग आप काम कर रहे हो, आज दिख रहा है, आज अगर मैं हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस हैं, मैं उनकी बात करूं तो अच्छा बजट वो दे रहे हैं, वो दिखता है, लोगों को भी दिखता है। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत अच्छा। आपने एक गाना अभी सैया मेरे से, वो उस गाने का आपको खुद पता है कि बहुत अच्छा बजट उस गाने का था, और वो दिखा भी है, वो जब स्क्रीन पे आया है वो गाना दिखा भी है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि हमने गाने कैसे बनते हैं, कैसे आप उसे सेलेक्ट करते हैं, और आपकी जर्नी को लेकर हमने सवाल पूछे। अब अगर कुछ सवाल, अगर हम तल्ख सवालों को अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो अंकित जी, आपके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पे आपको काफी ट्रोल किया जाता है, और काफी मैं कहूंगा कि कमेंट्स लोग पास करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। रंग काला गोरा ये तो एक नेचर है, ये तो इंसान ह्यूमन बॉडी है, तो वो हर किसी का अलग अलग सेट का सब, क्योंकि सब पेड़ तो समान नहीं हो सकता है, सब लोग अलग अलग। देखो, किसी को वो उनकी मेंटालिटी है जो ऐसे जज करते हैं, कलर से जज करते हैं कि काला है, कलवा है, ये है, वो है। वो कहीं ना कहीं एक हेट है जो लोग, जो उस मेंटालिटी के लोग हमें वो दिखाते हैं कि उनकी सोच कैसी है और वो हमें कितना नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे देखो, बहुत टाइम पहले से मैं काफ़ी देख रहा हूँ। मैं अब कमेंट में कभी देखता नहीं हूँ अपने, मुझे पता है कि अगर मैं आज कमेंट देखता हूँ तो मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लोग कमेंट में नेगेटिविटी वाले फैलाने वाले लोग ज़्यादा आते हैं, और जो हमें उस प्रोत्साहन, मतलब जो हमें मोटिवेशन देते हैं या जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोग मतलब कम होते हैं। जो लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं लोग, मुझे पता है, लेकिन ऐसे नेगेटिव जो हेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जिनको कुछ काम, मतलब जिनका काम ही बस नीचा गिराना है, या फिर जिनकी सोच बहुत छोटी है, तो वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो मैं सही बताऊँ तो मैं अपने कमेंट वगैरह देखता भी नहीं हूँ आज। जहाँ से मुझे पता लगा कि भाई जब ये चीज़ें मुझे डिमोटिवेट करी तो मैं क्यों देखूँ उसको। मैं बस अपना काम करता हूँ, दिल से करता हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं क्यों आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको हम, मतलब अपने ही उत्तराखंड के लोग, अपनी, मुझे ऐसा लगता है अपने सर्कल के लोग नीचा गिराना चाहते हैं, मतलब। बट इससे मैं इतना तो श्योर हूँ कि मैं कभी इस चीज़ में रुकूंगा तो नहीं। मैं कभी आप जितना नफरत फैला सकते हो फैलाओ, हम प्यार बांटते जाएंगे। और मैं उत्तराखंड के लिए दिल से काम करता था और दिल से काम करता हूँ, और शायद हमेशा करता रहूँगा मैं जितना मैं कर सकता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं बस ये है कि पब्लिक का सपोर्ट ही चाहूँगा, जितने लोग मेरे साथ हैं वो दिल से जुड़े रहें। और जो लोग ट्रोल करते हैं या फिर जो लोग बेफालतू का, मैं बीच में कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ ट्रोल करने लायक है भी नहीं, जिसमें मैं हल्का कुछ डांस कर रहा हूँ, उसमें बस फालतू में लिख दे रहे, कुछ भी लिख दे रहे, मतलब। और एक बॉडीगार्ड वाला बड़ा वो एंट्री वाला, अगर एक बार मेरे पर अटैक भी हुआ था, तो मैं जा रहा था, अल्मोड़े की बात है, यहीं 2 साल पहले, जब मैं ग्रो कर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मेरे को ना ऐसे धक्का, वो बांस गली में धक्का दे दिया गया था अंदर, पूरा अंधेरा था वहाँ पे। तो 10-12 लोगों ने मतलब वहाँ पे कोशिश करी थी झड़प करने की, जैसे जैसे भाग के। उस टाइम पे नया नया कुछ चीज़ें मेरी वायरल हो रही थी, वीडियोस वगैरह। तो मैंने कहा यार हेटर्स, तो मैंने कहा ये तो साला अपने ही शहर में होने लग गए। उसके बाद जब मैं इवेंट वगैरह में जाता हूँ आज की डेट में, वहाँ पे नो डाउट कि मुझे बहुत प्यार मिलता है। लोग यार, अब एक बात, जो हमें फोटो खिंचाने आ रहा है, हमें उनसे थोड़ी दिक्कत है, सही, लेकिन कई नेगेटिव लोग भी तो होते हैं ना। 10 लोग ये खाए लोग आते हैं, 10 लोग आपसे चेप होने की कोशिश करते हैं, आप
आप अपना परफॉर्मेंस फोकस नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं हमें वो सिक्योरिटी के लिए वो रखना पड़ता है। बिल्कुल। आज से पहले लोगों ने देखा नहीं ना उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं यहाँ पे उससे पहले मैं बोलूँगा यहाँ पे वो चीज़ थी नहीं कि लोग क्रेज था, ऐसा नहीं है, वो अच्छे अच्छे सिंगर रहे हैं। लेकिन अभी का जो आधुनिक जो जमाना है, इस टाइम पे क्रेज सोशल मीडिया बहुत बढ़ हाँ, चुका है, तो फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है ना। बिल्कुल। पहले थी लेकिन कम होती थी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स नहीं थे इतने, दायरा बहुत बढ़ चुका है। दायरा बढ़ चुका है। आज तो पब्लिक ज्यादा मात्रा में आप है, तो आज हमें रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं तो मेरे को क्यों शौक है, मैं भी जाऊंगा पब्लिक के बीच में, भाई फोटो मुझे भी अच्छा लगता है, बिल्कुल। मैं नहीं जा पाता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ रखनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो शायद मुझे पीछे, जब एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं पीछे पब्लिक के बीच में से आया था, हाँ, हाँ। तो इसलिए वो मेरे साथ आए थे, और उसमें पुलिस प्रशासन भी थी पीछे से, कि क्योंकि पब्लिक भाई नहीं तो रोक दे रही थी, वहाँ पे आने नहीं दे रहे थे मुझे बाहर। हाँ, गाँव घरों का माहौल होता है। हाँ, सही बात। तो मतलब वहाँ पे क्या ना, जैसे मैं स्टेज के लिए आने लगा तो वहाँ पे लोग बिल्कुल फोटो के लिए इतना घेर हो गया था कि कोई छोड़ नहीं रहा था। तो वहाँ पुलिस और वो जो मेरे सिक्योरिटी में थे वो आए साथ में। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि वहाँ जब पहुंचे तो मैं फिर इधर को, मैंने कहा तुम आगे आ जाओ, तुम आगे खड़े हो जाओ स्टेज में, क्योंकि मुझे आने के लिए भी फिर भीड़ घेर लेती है। मैंने कहा थोड़ा बहुत उसके लिए, तो अब लोगों ने उसी चीज का मजाक एक पॉइंट देख लिया और उसको, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब उनको चीजें पता नहीं होती कि क्या चल रहा है और क्यों कर रहा है, और बेफालतू में मतलब उसका ट्रोल किया। और उसके बाद उन लोगों को मौका मिला, एक चैनल ने डाला, एक मतलब किसी पेज ने डाला, और लोगों को हाथ खुल गए, उन्होंने कहा अरे हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, सो व्यूज आ रहे हैं। आप देखोगे हर वीडियो जो भी ट्रोलिंग है वो एकदम से रातों रात वायरल हो जाती है। सही बात। हाँ, बिल्कुल। लोगों ने कहा, अब होता है जैसे टीआरपी, जैसे न्यूज भी होता है कोई, हाँ। हाँ पे टीआरपी, इससे तो हमें भी फायदा हो रहा है। अगर आप बोलोगे नहीं यार मेरे पेज में डाल देते हैं उससे तो वायरल हो जा रहा है, तो ऐसे ही लोगों ने कहा कि इसके तो वायरल, हाँ, देखा देखी फिर सब देखा देखी, इसने कहा तो हमारे तो व्यूज आ रहे, बेफालतू में। उनको ये नहीं पता साला ये बंदा उत्तराखंड में इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने गाने हिट दे दिए, इतने गाने के लिए वो बंदा बात करता है, वो ये नहीं देख रहे हैं। वो बस उनको बस ट्रोल करना है बस, और उनको नेगेटिव कमेंट करना है। उनको ये देखना नहीं है कि क्या कर रहा है, उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, अपने लिए, अपना जितने भी आने वाली जो हमारी कम्युनिटी है, उत्तराखंड इंडस्ट्री है, हम सब उसी के लिए काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो दिखता नहीं है। अंकित जी, मैं क्योंकि आपने बात करी कुमाऊं उत्तराखंड इंडस्ट्री की, तो अभी उत्तराखंड में और पंजाब में, वैसे तो बहुत और प्रदेशों में भी बहुत आपदा आई है, लेकिन मैं इन दो प्रदेशों का जो जिक्र कर रहा हूँ, मैं मेरा सवाल क्योंकि इन दो प्रदेशों से होने वाला है। पंजाब का जो म्यूजिक है, चाहे फिल्में हैं, म्यूजिक है, जो भी इंडस्ट्री वहाँ की है, वहाँ लोग अपने आर्टिस्ट को बहुत प्यार देते हैं, बहुत मैं कहूँगा अटेंशन देते हैं, बहुत पब्लिक उनको बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा कि आज अगर पंजाबी गाने अगर इंटरनेशनल लेवल पे सुने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उनके लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा, तब आज वो गाने या फिल्में देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। अभी पंजाब में आपदा आई, वहाँ बहुत सारे फ्लड्स वगैरह आए, पंजाब लगभग डूबा हुआ है अभी, तो वहाँ के आर्टिस्ट सब एक साथ आए और उन्होंने, जिसने जो व्यक्तिगत तौर पर कर सकता था उसने व्यक्तिगत तौर पर किया, जो व्यक्तिगत नहीं कर सकते उन्होंने क्राउड फंडिंग करी, लेकिन अपनी जनता को, जिन्होंने उन्हें बनाया है, आज उस जनता को जब जरूरत है उनके साथ खड़े होने की, तो उनके साथ खड़े रहे। लेकिन उल्टा उत्तराखंड में लोगों ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे वहाँ के लोगों की वजह से हमारे आर्टिस्ट बहुत ज्यादा कमाते हैं, ये हमें पता है, ये सब इकोनॉमिक्स हम जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्यार हमारे आर्टिस्टों को मिला। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन यही जनता है जिसकी वजह से मतलब क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है चल रही है ना, इन्हीं जनता, यही व्यूअर है। इन व्यूअर्स को जब आज ये दुख में है, तकलीफ में है, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, धराली की, थराली की, अल्मोड़ा की, बागेश्वर की, मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आपदा ना है ना, और पूरा उत्तराखंड आज हमारा आपदा से घिरा हुआ है, लगभग 2013 जैसी स्थिति अभी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे आके बात नहीं करती है? वो चाहे अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर कोई आके पैसा दे, फंडिंग करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि आज इस सोशल मीडिया ने आपको बनाया है, आज सोशल मीडिया इतना बड़ा आपके पास, मैं कहूंगा टूल है, प्लेटफॉर्म है, तो आप आके सजगता नहीं फैलाते हैं, आप आके उसके लिए क्राउड फंडिंग का आपके पास बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि लोग देंगे। आज पंजाब में आप देखिए हजारों लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो उत्तराखंड की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप पूरी कम्युनिटी एक साथ आते हो, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाता और हम अपने लोगों की मदद भी कर पाते? देखो मेन चीज क्या है ना, यहाँ पे जो क्रिएटर है, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर यहाँ पे जो एक्टर कलाकार जो भी हैं, पहली बात जैसे जो अच्छे अच्छे फॉलोवर हैं, जिनके फेम है, या फिर तो सबसे पहले ना यहाँ के लोग सोशल मीडिया को एक रील, डांस, सिंगिंग, कंटेंट इतने तक ही सीमित रखते हैं।
इससे बाहर जैसे आपने बोला कि ये चीजें हो रही है, तो हमें अगर हमारे पास पावर है, हमारे पास अगर जनता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है। तो और हमारा बोलना कहीं ना कहीं, अगर मैं हूँ एज अ क्रिएटर, मैं अगर कुछ बोलता हूँ, अगर मैंने अभी धराली पे आपदा आई थी 1 हफ्ते पहले, मैं खुद वहीं था, उस जिस शिवालिक होटल है जो हवा में उड़ के गया था, उसी होटल में मैं रुका हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसको, उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था। उस पर मैंने वीडियोस भी डाली कि धराली में ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अगर अब जनता है एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर, तो कहीं ना कहीं हमें वो बात रखनी चाहिए पब्लिक के बीच में और पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए। और जो हमसे बन सकता है, जैसे अगर हम उत्तराखंड, जैसे आपने बोला कि उत्तराखंड में पैसा ठीक है उतना नहीं है जितना और इंडस्ट्री में कम है, ठीक है, चलो हम फाइनेंशियली जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं करना चाहिए। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो बूथ एक जैसे एनजीओस होता है जिसमें हम पैसा कलेक्ट करके एक हाँ, आपदा वही क्राउड फंडिंग, सब क्राउड लोगों से, फंडिंग हाँ। होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे क्राउड फंडिंग में सब सोशल मीडिया पर आजकल सोशल मीडिया का अगर हम इसका जो लाभ उठा पाए तो उसमें हमें क्राउड फंडिंग करनी चाहिए, है ना। जिस जहाँ भी आपदा आ रही है वहाँ के लिए हमें एक, अगर मैं हूँ तो मेरे को कोई ऐसा कुछ मिले, जैसे अगर आप इस अभियान छेड़ रहे हो, आप कुछ ऐसा क्राउड फंडिंग का सोर्स मुझे दे रहे हो कि बोलोगे आप अंकित भाई ये हमारे पास क्राउड फंडिंग के लिए ये नंबर है, ये हमारे पास ये आप राहत कोष है, आप इस पे बोल को समाज को बोलो कि इसमें अपना अपना योगदान दें। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं समाज में होने चाहिए, जिससे कि हम लोग भी हम लोग बोल के हमारे पास अगर जनता है अगर, तो हम वीडियो के थ्रू उस जहाँ पे भी हमारा आपदा आई है, जैसे धराली में आई है, तो हम वहाँ के लिए फंडिंग दे सकें। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अभियान ऐसे होने चाहिए। और सभी ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे, अगर जब सुख में जब हम हमारे पब्लिक साथ है, तो कहीं ना कहीं दुख में हमें साथ खड़ा होना चाहिए और हर किसी को होना चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा कम दिखती हैं, कम लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं अपने आपको अपने पे बिजी रहते हैं और अपने कंटेंट पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। अंकित जी, मैं आपसे ये सवाल दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा गोल सिर्फ आप नहीं हो इसमें, मैं पूरी इंडस्ट्री, मैं गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, हमारे तीनों इंडस्ट्रियों में जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, आज देखो ऐसा नहीं है कि जो गाने बना रहे हैं वही कंटेंट क्रिएटर हैं या वही बना रहे हैं। देखो आज घर घर में लोग हमारे, अगर मैं उदाहरण दूं, हमारे एशिया के सबसे बड़े जो ब्लॉगर हैं वो हमारे उत्तराखंड से हैं। हमारे बहुत ऐसे, मतलब लाखों मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हैं या मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब मैं उदाहरण दूं आपको, अगर बहुत डिटेल में हम बात करें, कई बार क्या होता है मैं देखता हूं कि एक कोई पोस्टर होता है, उसको सब लोग शेयर कर देते हैं, है ना। आपको पोस्टर शेयर करने के लिए जनता ने इतनी आवाज नहीं दी है ना। एक पोस्टर शेयर, आपकी आवाज की कोई वैल्यू है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं हमारे सभी भाई बहन जो भी क्रिएटर हैं, खासकर जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आज जो लोग, क्योंकि यही दो प्लेटफॉर्म है जिस पे सबसे आज जनता आज हमें देखती है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग व्यक्तिगत अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए आप क्राउड, मैं पैसे की तो बिल्कुल बात नहीं करूं, कम से कम अवेयरनेस कि आप जहां हैं जैसे सुरक्षित रहिए, और एक लोकल में आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और जहां जरूरत है आप जरूरत के क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग ना बहुत बहुत भावनात्मक लोग, बहुत इमोशनल लोग हैं हमारे लोग, अगर कोई उनके साथ खड़ा रहता है ना तो वो मतलब खुश हो जाते हैं कि अरे यार, अगर आप आज कहीं पर आपदा आई है, अगर किसी को फोन करो वो कहेगा अरे यार मुझे तो अंकित भाई का फोन आया था, अंकित भाई ने मेरी फिक्र करी, तो लोग एकदम कनेक्ट करते हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, सभी से, हमारा सभी लोगों से कहना है कि सब लोग एज अ कम्युनिटी आगे आए। आप व्यक्तिगत हमारे दुख तकलीफें जितनी हैं उनको पीछे छोड़ के हम सब लोग एक साथ आए। कई बार हो सकता है मेरा आपसे कोई मनमुटाव हो किसी का, लेकिन जब ऐसा कुछ हमारे लोगों को जब हमारी जरूरत हो तो हम सब लोग एक साथ आए और जितना जिससे सहयोग बन सके, जिस तन मन धन का जिससे जैसा सहयोग बन सके वो सहयोग करे। मैं अपनी बात को आगे ले जाऊंगा अंकित जी। जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक तो आपसे पूछा ट्रोलिंग का, एक आप पे ना कई बार अलग अलग टाइप की कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ जाती है ना। कोई कहीं से कोई चीज कहता है, कोई कहीं से कोई चीज कहता है, तो आप इन चीजों को कैसे आप टैकल करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम पे इन चीजों का असर पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पे इसका असर पड़ता है, और लोगों का आपको देखने के हिसाब से, क्योंकि जो गाँव में जो लोग बैठे हैं ना उनका एक परसेप्शन है आपको लेके, है ना। उसके लिए जो हमारे यूथ है, सपोज करो किसी का बच्चा टाइकांडो सीख रहा है, किसी का बच्चा कोरियोग्राफर बनना चाह रहा है, अच्छा डांस करता है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, देख उसके घर वाले कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है, फिर ऐसे होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको जो ये कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ जाती हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, जैसे आपने एक तो ट्रोलिंग वाला बोला जिसमें लोग कलर को लेके बहुत वो करते हैं, जज करते हैं कि वो मुझे लगता है कि वो कलर के लिए नहीं, वो कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं, तो वो
उनको कुछ पॉइंट मिलता है नहीं तो वो कलर को लेके ही करते हैं। और कलर तो यार नेचुरल है, आप इंसान के कलर से अगर आप, ये तो फिर रंग भेद हो गया ना, जैसे अमेरिका में हुआ करता था टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भेदभाव है जिसमें इंसान का मनोबल गिराया जाता है कि तू ये है तू वो है। तो कई बार बहुत बुरा भी लगता है। मैंने कई बार कमेंट सेक्शन जब खोलता हूँ, तो अब तो नहीं खोलता हूँ, मैं पहले देखता था, बहुत बुरा लगता था कि लोग इतना बुरा बुरा कमेंट कर रहे हैं कि तू काला है तू ये है, और लोग टैलेंट नहीं देख रहे कि वो बंदा कितना मेहनत कर रहा है, या फिर वो इस हमारे जो भी प्रोफेशन में है उस पर वो ये चीज़ें किसी को नहीं दिखती, बस जो उनकी सोच है उस पर। और दूसरी बात, जो दूसरी कंट्रोवर्सीज हैं, देखो आप जब एक स्टेज में एक जहाँ पे आप बहुत लोगों के चहेते बन जाते हो, आपके लिए चैलेंजेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं, और आपके लिए फिर वहाँ पे मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। तो मेरे लिए कई बार ट्रोलिंग हो गई, कई बार कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, उस चीज़ के लिए बहुत अपने आप को पेशेंस, मतलब मैं अपने आप को बहुत कोशिश करता हूँ अंदर से, यार बस सब ठीक हो जाएगा, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप, बस यही है कि अपने आप को मोटिवेट करता हूँ अंदर से कि यार चल कोई नहीं, कल ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं उसको नॉर्मली हैंडल करता हूँ, मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता हूँ कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों से मुझे मेरे काम में फ़र्क पड़े। जो भी चीज़ें हो रही है मैं बहुत लाइटली लेता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे फ़र्क पड़े, क्योंकि अगर इससे फ़र्क पड़ने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की उम्मीदें मुझसे टूट जाएंगी, और मैं नहीं चाहता ये चीज़ें, तो मैं इसको फिलहाल इग्नोर करता हूँ थोड़ा। ठीक। अंकित जी, ये तो बात हुई अभी तक की सब, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मैं कहूंगा कि आपका काम लोगों को दिख रहा है और लोग आपको प्रेज करते हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत लोग आपको बेशुमार मोहब्बत करते हैं, बेशुमार आपको प्यार दिखाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे आप जब लाइव शोज करते हैं, वो देखने को मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भविष्य को लेकर, क्योंकि फ्यूचर में हर किसी का अपना एक होता है कि ये प्रिडिक्शन होता है, मैं ये करूंगा, मतलब अपने काम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि आगे, क्योंकि आज ऐसा है, जब से आप, मैं स्पेसिफिकली आपसे कहूंगा कि जब से आपने स्टेज परफॉर्मेंस सोलो करनी शुरू करी, आप जो ट्रेंड पहाड़ में लेके आए, उसकी वजह से बहुत सारे यूथ, नए बच्चे आज डांस क्लासेस चला रहे हैं। मैं बहुत सारे व्यक्तिगत बच्चों को जानता हूं जो अच्छे डांस क्लासेस चला रहे हैं, अपने रीजनल लेवल पे जो चीजें आज से पहले नहीं हुआ करती चला रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एक दिन वो भी कोई गाने करेंगे, कोई अच्छी उनको गाने मिलेंगे, कोरियोग्राफ करेंगे। तो फ्यूचर, क्योंकि आज आप एक ऐसे स्टेज में हो जहां बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल फिगर हो, तो आपने क्या सोचा है भविष्य में, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या आप की सोच है, किस तरीके से काम होगा? देखो, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए एज ए कोरियोग्राफर इंस्पिरेशन थे बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में कोरियोग्राफर का नाम होता है वहाँ पे, यार कोरियोग्राफर मायने रखता है वहाँ पे। तो उत्तराखंड में तो ऐसा कोई था नहीं कि मतलब जिसको लेकर मैं इंस्पायर हूँ, लेकिन बॉलीवुड में था, तो मैंने कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन ली कि यार एज अ कोरियोग्राफर, जैसे रेमो डिसूजा सर हैं, डायरेक्टर भी हूँ, कोरियोग्राफर भी, तो उनका काफ़ी अच्छा नाम है, तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ कि यार कहीं ना कहीं मुझे भी यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, और यहाँ पे एक अगर मैं निकल के आता हूँ तो मेरे पीछे तो फिर इतने लोग और इंस्पायर होंगे। तो उसके बाद बात आती है कि आपका जो क्वेश्चन था कि फ्यूचर को लेके, आप फ्यूचर को लेके, तो फ्यूचर को लेके मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो उत्तराखंड इंडस्ट्री है वो एक लेवल पर जाए। जैसे पंजाब इंडस्ट्री की बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है, एक नाम है, एक उत्तराखंड में अगर इंडिया में अगर नेशनल लेवल पे अगर कहीं पे बात छिड़ती है जब इंडस्ट्रियों की, तो ये इंडस्ट्रियाँ सामने आती हैं, इनके गाने बजते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भी गाने लोग सुने समझे, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। हमारे पहाड़ में बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ हमारे पास है जो हम उसको, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत कुछ हमें बदलना पड़ेगा अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे पास, जो मैंने बोला ना कि जब सोना होता है, सोने को आप जब गलाते हो, कितना उसको आप कितना खूबसूरत प्रेजेंट कर सकते हो। सोना तो सोना है, चीज़ें हमारे पास हैं, अब हमें उस चीज़ को निखारने की ज़रूरत है, हमें उसको कितना हम तरीके दुनिया को हम, तो मैंने बोला ना स्मार्ट वर्क, स्किल पे काम करना पड़ेगा हमें, म्यूज़िक तो सब चीज़ों में काम करना पड़ेगा कि हम अपनी चीज़ों को लेकर हम बाहर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को। कहीं ना कहीं यार देखो, जब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो तभी तो यहाँ के कलाकारों को अच्छा पैसा भी मिलेगा, बिल्कुल रोजगार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। और एक ये कल्चरल फिट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एक किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं होता, जहाँ पे पूरे प्रदेश का नाम, पूरे राज्य का नाम आता है, और हजारों लोगों का घर चलता है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहूँगा। हमारा एक गाने दो गाने हिट होने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे हमें बहुत सारे गाने देने पड़ेंगे और सभी लगातार देने पड़ेंगे। लगातार देने पड़ेंगे और सभी लोगों को ऐसा कुछ काम हटके करना पड़ेगा, कुछ तो फ्यूजन ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें बाहर की पब्लिक भी हमें सुने, क्योंकि अभी सुनती है हमें बाहर की पब्लिक, लेकिन उतनी नहीं सुनती है जितनी और इंडस्ट्री की शायद हाँ बिल्कुल सुनती है। तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, ताकि बाहर की ऑडियंस हमसे जुड़े, देश दुनिया की पब्लिक हमसे जुड़े। अंकित जी, जब मैं पूरे भारत की अगर बात करूं, अगर भारत में कहीं भी शादी हो रही और आप अचानक से पंजाबी गाना बजा दो तो सबको पता ये पंजाबी है ना, और लोग, मैं बहुत हद तक मैंने देखा कि लोगों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, बज रहा है क्योंकि एक वाइब है ना। और मैं कहूंगा कि ये सबसे पहले जिन्होंने उसे बनाया, उससे ज्यादा उसको बनाने के लिए जो हिम्मत जो वहां के लोगों ने, अब एज ए क्रिएटर आप हो, आप वही गाना पसंद करोगे जैसा आपने कहा कि लोगों को वाइब पसंद आनी चाहिए, मेरी ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। तो वहां के लोगों ने सराहा कि हाँ हमारे आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बनाया, उन्होंने प्रेजेंट करा, उनके लोगों को तो पसंद आया ही आया, लेकिन उनसे बाहर आज मैं व्यक्तिगत तौर पर, आप सहमत होंगे मेरी बात से कि कितने गाने ऐसे हैं पंजाबी कहें या किसी और भाषा के, जो हमें समझ भी नहीं आते कि उन शब्दों का मतलब क्या है, लेकिन वो हमें याद है ना। बहुत सारे गाने ऐसे हैं। और मैं चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा, बिल्कुल मेरा भी यही सपना है कि एक दिन पहाड़ में हम लोग पहाड़ी बोलते हुए इंटरव्यू लें और ये किसी के लिए नया ना हो, सब कह रहे नॉर्मल सी तो बात है। तो वो दिन हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, हमारे कल्चर के लिए जरूरी है। हमारा पहाड़ सिर्फ ये जंगलों से या बड़ी बड़ी ऊंची जो हमारे पहाड़ हैं उनसे पहाड़ नहीं है, पहाड़ है हमारी संस्कृति से, हमारे लोगों से। अगर हमें कहीं पर जाके ये बताना पड़ रहा है कि मैं पहाड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। हमारा पहनावा, हमारा कल्चर, हमारे बात करने का तरीका अगर हमारी आइडेंटिटी है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छा आपके साथ मेरे को बात करके लगा, और मैं कहूंगा कि ये पॉडकास्ट जैसा कम और एक साझा बातचीत जैसी ज्यादा रही, तो बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। मैं सभी पूरी जनता से कहना चाहूंगा कि जितने हमारे क्रिएटर हैं उत्तराखंड में, जितने लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रदेश के लिए जरूर बात करें। और हमारे यहाँ पे जितने आप हमेशा ऐसे अप्रिशिएट मत करो कि हमारे पहाड़ में आओ घूमो, आप यहाँ के अस्पतालों की भी बात करो, स्कूलों की भी बात करो, हमारे पहाड़ के दुख दर्द को भी बयां करो। कहीं ना कहीं वो आवाज़ कहीं ना कहीं तक पहुंचेगी। और मुझे लगता है अगर इन चीज़ों पर चर्चा होगी तभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे एक्शन लिया जाएगा। और सरकार इस चीज़ पे, मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पे ध्यान देगी। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, एक किसी भी चीज़ में विकास करने के लिए आपको हर चीज़, शिक्षा से लेके रोजगार से लेके सब कुछ ज़रूरी है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और अपने पहाड़ के लिए तो काम, हमें हर क्रिएटर को अपने पहाड़ की चीज़ों को लेके काम करना चाहिए। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड को आप लोग लेके चलो। मैं कहूँगा अंकित भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं मतलब लगातार अपनी उसमें कह रहा हूँ कि बहुत फ्रूटफुल, मतलब मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत कुछ देखेंगे, समझेंगे। और पॉडकास्ट में क्या होता है कि एज एन इंडिविजुअल पहचान मिलती है कि हाँ ये इंसान कैसा है। वो अभी तक आपको नाम, आपके काम जो किया था उस पे होता है, यहाँ पता चलता है कि हाँ इसके थॉट प्रोसेस, सोच विचार कैसी है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, बहुत अच्छा आप काम करो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें। और बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म, मैं बोलूँगा यूट्यूब में आप लोगों को, आप पब्लिक के सामने उनको एक व्यक्तिगत तौर पे उनको आप सवाल जवाब करके उन तक पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि द पहाड़ टॉक्स यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे इस सीट पे अच्छे अच्छे कलाकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कलाकार ही नहीं बल्कि आपके राजनेता, कोई भी बड़े बड़े अच्छे स्वरोजगार जो लोग कर रहे हैं, कुछ भी जो एक इंस्पिरेशन बने हों, वो आप लोगों को इस सीट पे देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और थैंक यू सो मच, बहुत मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।